म्यूजियम का सुप्रसिद्ध क्यूरेटर यानी म्यूजियम की देखभाल करने वाला जैक सॉनिये म्यूजियम की ग्रैंड गैलरी के रास्ते लड़खड़ाता हुआ आगे आया। वो अपने सबसे करीब दिखाई देती तस्वीर कारवैद्यजो की तरफ झपटा। 76 साल का वो बूढ़ा आदमी उस महान कलाकृति के सुनहरे फ्रेम को दीवार से उसके उखड़ने तक पूरी ताकत से अपनी ओर खींचता रहा और अंत में उसी के साथ जमीन पर जा गिरा। जैसे कि उसे उम्मीद थी, करीब ही लोहे का एक फाटक झनझनाता हुआ गिरा और उसने कमरों के उस समूह में घुसने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। लकड़ी का फर्श जैसे कांप उठा। दूर कहीं तेज अलार्म घनघनाने लगे। क्यूरेटर एक पल को वहीं पड़े पड़े हांफता हुआ हालात का जायजा लेता रहा। मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो कैनवास के ढेर से रेंगता हुआ बाहर निकला और छिपने के लिए किसी अंधेरी जगह की तलाश करने लगा। बेहद डरावने ढंग से उसके एकदम करीब उसे एक स्वर सुनाई दिया, हिलना भी मत। क्यूरेटर वहीं ठिठक कर रह गया। बंद हो चुके प्रवेश द्वार के बाहर सिर्फ 15 फुट की दूरी पर उस पर हमला करने वाले की विशाल आकृति ने लोहे की सलाखों के पीछे से उसकी ओर देखा। वो भूतों जैसी पीली चमड़ी और सफेद बालों वाला लंबा चौड़ा इंसान था। उसकी आंखों की पुतलियां गुलाबी रंग की थीं। उस भूरे आदमी ने अपने कोट से एक पिस्तौल निकाली और उसकी नली सींखचों के पार से सीधे क्यूरेटर पर तान दी। तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। अब बताओ, कहाँ है वो? गैलरी के फर्श पर घुटनों के बल असहाय बैठा क्यूरेटर हकलाते हुए बोला, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ। मैं नहीं जानता तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। झूठ बोल रहे हो तुम और तुम्हारे भाई बंधु एक ऐसी चीज को अपने कब्जे में लिए हुए हैं जो तुम्हारी नहीं है। क्यूरेटर की नसों में एक सनसनी दौड़ गई। इसे ये बात भला कैसे मालूम हो सकती है? आज रात उसके असली मालिक उस पर कब्जा कर लेंगे। जल्दी बताओ वो कहाँ छिपी है और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। क्या वो रहस्य इतना बड़ा है कि तुम उसके लिए मर जाना भी पसंद करोगे? सोनिया की सांसें थम गईं। उसने हाथ उठाकर उसे रोका। रुको, तुम जो जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद के शब्द क्यूरेटर ने बहुत सावधानी बरतते हुए कहे। जो झूठ वो बोल रहा था उसका अभ्यास वो कई बार कर चुका था और हर बार इसी प्रार्थना के साथ कि उस झूठ का इस्तेमाल उसे अपनी जिंदगी में कभी ना करना पड़े। जब क्यूरेटर बोलना बंद कर चुका तो हमलावर बड़े ही संतोष के साथ मुस्कुराया। हाँ, ठीक यही बात है जो दूसरे लोगों ने भी मुझे बताई थी। सोनिये अंदर ही अंदर सिहर उठा। दूसरे लोग? वे लोग भी मेरे हाथ लग चुके हैं, तीनों के तीनों, और उन्होंने भी उसी बात की पुष्टि की है जो तुमने मुझे अभी अभी बताई है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसके तीनों बंधुओं की वास्तविक पहचानों के साथ साथ क्यूरेटर की खुद की वास्तविक पहचान भी लगभग उतनी ही पवित्र थी जितना पवित्र वो रहस्य था जिसे उन्होंने इतने सालों से छिपाकर रखा हुआ था। सोनिया समझ गया कि उसके बंधुओं ने सख्त नियमों का पालन करते हुए मरने से पहले वही झूठ बोल दिया होगा जो उसने बोला था। ये उनकी आचार संहिता का एक हिस्सा था। हमलावर ने एक बार फिर से पिस्तौल तान दी। तुम्हारे मर चुकने के बाद इस सच्चाई को जानने वाला सिर्फ मैं होऊंगा। सच्चाई? पलक झपकते ही क्यूरेटर के मन में हालात का असली आतंक उजागर हो उठा। अगर मैं मर गया तो ये सच्चाई हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी। वो खुद को छिपाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। तभी पिस्तौल गरजी और जैसे ही गोली क्यूरेटर के पेट में धंसी उसने बहुत ही तीखी तपिश का अनुभव किया। वो आगे की तरफ गिर पड़ा, दर्द से जूझता हुआ। उसने धीरे से करवट ली और मुड़कर सींखचों के पार खड़े हमलावर की ओर देखा। वो आदमी अब खामोशी के साथ सोनिया के सिर को निशाना बना रहा था। सोनिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके ख्याल खौफ और पश्चाताप के चक्रवात की तरह घूम रहे थे। पिस्तौल के खाली चेंबर की खटाक की आवाज गलियारे में गूंजी। क्यूरेटर की आंखें एक झटके के साथ खुल गईं। उस आदमी ने चकित होते हुए अपने हथियार को देखा। फिर उसने गोलियों के दूसरे सेट के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर लगा कि उसने अपने इरादे के बारे में दोबारा सोचा। फिर चेहरे पर खामोश मुस्कुराहट लिए उसने सोनिया की अंतड़ियों की ओर देखा और मन ही मन सोचा, मेरा काम पूरा हो चुका है। कुछ ही देर में यह आदमी मर चुका होगा। क्यूरेटर नीचे की ओर झुका और उसने अपनी लिनन की कमीज पर गोली से बने छेद को देखा। खून के एक गोले से घिरा हुआ वो उसकी छाती की हड्डी के कुछ इंच नीचे था। गोली उसके दिल को बचाती हुई लगी थी। अल्जीरिया के स्वतंत्रता आंदोलन का पुराना योद्धा होने के नाते क्यूरेटर इस भयावह रूप से लंबे समय तक लटकी रहने वाली मौत को पहले भी देख चुका था। अगले 15 मिनट तक
जब तक कि उसके पेट में मौजूद एसिड उसकी छाती के खोखले हिस्से में भरकर उसे अंदर ही अंदर जहर से नहीं भर देंगे, तब तक वो जिंदा रहेगा। उस आदमी ने कहा, दर्द पवित्र है मिस्टर, और फिर वो तेजी से वहां से निकल गया। अब जबकि जैक सॉनिये अकेला रह गया, उसने एक बार फिर से अपनी निगाहें लोहे के द्वार की ओर दौड़ाईं। वो अंदर बंद होकर रह गया था और दरवाजा कम से कम 20 मिनट तक खुलने वाला नहीं था। जब तक कोई आकर उसे देखेगा तब तक वो मर चुका होगा। इसके बावजूद जिस डर ने उसे इस वक्त जकड़ रखा था, वो उसकी मौत के डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। मुझे ये रहस्य किसी को सौंपना ही होगा। अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए उसने अपने तीनों बंधुओं की मौत की कल्पना की। उसने अपने से पहले की पीढ़ियों के बारे में सोचा, उस जिम्मेदारी के बारे में सोचा जो उन्हें सौंपी गई थी, ज्ञान की एक अटूट श्रृंखला। अब अचानक तमाम सावधानियों के बावजूद, सुरक्षा के अचूक इंतजामों के बावजूद, जैक सॉनिये एकमात्र वो बचा हुआ सूत्र था जो संसार में बचाकर रखे गए अब तक के एक सबसे शक्तिशाली रहस्य का इकलौता संरक्षक था। उसने जैसे तैसे खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। वो ग्रैंड गैलरी के अंदर कैद होकर रह गया था, जबकि इस धरती पर सिर्फ एक ही इंसान था जिसे वो ये मशाल थमा सकता था। सोनिया ने सिर उठाकर अपने शानदार कैद खाने की दीवारों को ताका। उसे लगा जैसे संसार की वे सबसे प्रसिद्ध तस्वीरें किन्हीं पुराने भरोसेमंद दोस्तों की तरह उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही हों। दर्द से कराहते हुए उसने अपनी सारी दिमागी शक्तियों को, अपने पूरे सामर्थ्य को जैसे तैसे इकट्ठा किया। वो जानता था कि इन अंतिम पलों में जो एक बहुत बड़ा कर्तव्य उसे पूरा करना था, उसके लिए उसकी जिंदगी का बचा हुआ एक एक पल भी बहुत कीमती होगा। अध्याय 1। रॉबर्ट लैंगडन ने धीरे धीरे आंखें खोली। अंधेरे में उसके फोन की घंटी बजे जा रही थी। उसने बिस्तर के करीब के लैंप को टटोला और जला दिया। अधखुली आंखों से उसने अपने आलीशान बेडरूम को देखा, जो लुई 16 के जमाने के फर्नीचर, बड़ी बड़ी ऑयल पेंटिंग्स लगी दीवारों और रेशमी पर्दों से घिरे विशाल पलंग से युक्त था। मैं ये हूं कहां पर? बिस्तर के खंबे पर टंगे ड्रेसिंग गाउन पर मोहर लगी थी, होटल रेड्स, पेरिस। धीरे धीरे उसका दिमाग साफ होना शुरू हुआ। उसने रिसीवर उठाया और उन्नीदी आवाज में कहा, हेलो मिस्टर लैंगडन, मैंने कहीं आपको जगा तो नहीं दिया? एक पुरुष स्वर ने उधर से कहा। हकबकाए से लैंगडन ने बिस्तर के बगल में रखी घड़ी पर नजर डाली। रात के 12:32 हुए थे। वो अभी घंटे भर ही सोया था, लेकिन बहुत निढाल महसूस कर रहा था। उधर से फिर आवाज आई, मैं होटल का दरबान हूँ श्रीमान। इस दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन कोई आपसे मिलना चाहता है। उनका कहना है कि ये बेहद जरूरी है। लैंगडन का दिमाग अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। मुझसे कोई मिलना चाहता है? फिर उसकी नजरें बिस्तर की बगल में टेबल पर पड़े एक तुड़े मुड़े पर्चे पर टिक गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के धार्मिक प्रतीकों के विशेषज्ञ प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगडन के साथ एक शाम, द अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की एक गौरवपूर्ण प्रस्तुति। लैंगडन ने एक ठंडी सांस ली। उसके मन में विचार आया कि शायद उसके आज के लेक्चर ने, जो असल में चार्ट्रेस कैथीड्रल के पत्थरों में छिपे पेगन सिंबल्स पर आधारित था, शायद सुनने वालों में से किसी रूढ़िवादी को परेशान कर दिया है और इसीलिए वो मुझसे लड़ने झगड़ने मेरे पीछे चला आया है। उसने फोन पर कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूं और लेकिन सर, आपका मेहमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब लैंगडन को अपने विचार पर कोई भी संदेह बाकी नहीं रह गया था। धार्मिक चित्रों और उपासना से जुड़े सिंबल्स पर आधारित उसकी किताबों ने उसे कला की दुनिया में प्रसिद्धि तो दिलाई ही थी, साथ ही साथ अच्छा खासा बदनाम भी कर दिया था। उसकी किताबों के कई बिंदु बहुत ही विवादास्पद रहे थे और पिछले साल बड़े पैमाने पर प्रचारित हुई वेटिकन वाली घटना में अपनी भागीदारी के बाद तो वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा लोगों की नजरों में आ चुका था। तब से उसके दरवाजे पर घमंडी इतिहासकारों और कला के जानने वालों का ऐसा तांता लगा हुआ था कि लगता था कभी टूटेगा ही नहीं।
लैंगडन ने विनम्रता से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, क्या आप इतनी मेहरबानी करेंगे कि उन महाशय का नाम और नंबर ले लें और उनसे कहें कि मैं मंगलवार को पेरिस से जाने से पहले उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करूंगा, शुक्रिया। और उसने एक झटके से फोन काट दिया। तभी उसकी नजर बिस्तर के ठीक सामने लगे आईने पर पड़ी। उसमें जो इंसान नजर आ रहा था वो एक अजनबी इंसान था, बहुत ही अस्त व्यस्त और थका हुआ, जो उसकी तरफ घूर रहा था। उसने अपने मन में सोचा, तुम्हें छुट्टी की सख्त जरूरत है रॉबर्ट। और उसी पल होटल के फोन की घंटी ने एक बार फिर से कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। उसने आह भरते हुए रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ वही दरबान था। उसने कहा, मिस्टर लैंगडन, एक बार फिर माफी चाहता हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपका मेहमान बस आपके कमरे तक पहुंचने ही वाला है। मैंने सोचा कि आपको सूचित कर दूं। अब लैंगडन की आंखें पूरी तरह खुल गईं। आपने किसी को मेरे कमरे में भेज दिया है? माफ कीजिएगा सर, लेकिन इस तरह के आदमी को रोकना मेरी हैसियत के बाहर है। अरे वो है कौन? लेकिन दरबान फोन काट चुका था। ठीक उसी वक्त लैंगडन के दरवाजे पर किसी ने जोर से घूंसा मारा। वो अपने बिस्तर से नीचे उतरा और उसके पैर मखमली कालीन में गहरे तक धंस गए। अपना ड्रेसिंग गाउन लपेटकर वो दरवाजे की ओर बढ़ा और उसने पूछा, कौन? मिस्टर लैंगडन, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जैगोम कोल है, सेंट्रल डायरेक्टरेट जुडिशियल पुलिस। लैंगडन चौंक पड़ा। जुडिशियल पुलिस? डीसीपीजे मोटे तौर पर अमेरिका की एफबीआई के बराबर की संस्था है। सुरक्षा कुंडी को अपनी जगह रखने देते हुए लैंगडन ने कुछ इंच दरवाजा खोला। उसकी ओर ताकता हुआ चेहरा दुबला और मुरझाया हुआ था। सरकारी नीली वर्दी पहने वो आदमी बहुत ही ज्यादा दुबला पतला था। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उस एजेंट ने पूछा। लेकिन बात क्या है? मेरे कैप्टन को एक पर्सनल मामले में आपकी राय लेनी है। इस वक्त आधी रात बीत चुकी है। अगर मैं सही हूं तो आप आज शाम लूव्र के क्यूरेटर से मिलने वाले थे। लैंगडन को सहसा एक बेचैनी सी महसूस हुई। वो और आदरणीय क्यूरेटर जैक सोनिये लैंगडन के आज के लेक्चर के बाद ड्रिंक्स पर मिलने वाले थे, लेकिन सोनिये कार्यक्रम में आए ही नहीं थे। जी हाँ, मिलने वाले थे। आपको कैसे मालूम? उसने पूछा। हमें उनकी डायरी में आपका नाम मिला है। क्या कोई बुरी खबर है? लैंगडन ने पूछा। एजेंट ने एक डरावनी आह भरी और अभी अभी खींचा गया एक फोटोग्राफ दरवाजे की संकरी झिरी के रास्ते अंदर सरका दिया। जब लैंगडन ने उस फोटो को देखा तो उसका पूरा शरीर जैसे अकड़ गया। ये फोटो अभी 1 घंटे पहले लिया गया है, लूव्र के अंदर। उस विचित्र दृश्य को देखते हुए शुरू में जो झटका और आघात लैंगडन को लगा था, वो अचानक क्रोध के उबाल में बदल गया। किसने किया है ये सब? हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब पाने में हमारी मदद कर सकेंगे, क्योंकि आप एक सिंबोलॉजिस्ट हैं और आपकी योजना उनसे मिलने की भी थी। लैंगडन उस तस्वीर को घूर रहा था। उसके आघात में अब एक डर भी शामिल हो गया था। वो दृश्य बहुत ही डरावना और विचित्र था। करीब साल भर पहले लैंगडन को एक लाश का फोटो और उसी के साथ मदद का एक ऐसा ही अनुरोध प्राप्त हुआ था, और उसके 24 घंटे बाद वेटिकन सिटी में वो बहुत ही बुरी तरह से मरते मरते बचा था। हालांकि ये फोटो उस फोटो से पूरी तरह अलग था, लेकिन फिर भी पूरे परिदृश्य में कुछ ऐसा था जो बेचैन कर देने की हद तक जाना पहचाना लग रहा था। एजेंट ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। मेरे कैप्टन इंतजार कर रहे हैं सर। लैंगडन की आंखें अभी भी उस तस्वीर पर अटकी हुई थी। यहाँ ये सारे सिंबल्स और जिस अजीब ढंग से ये लाश रखी गई है, वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लैंगडन ने हैरानी भरे स्वर में कहा। एजेंट के चेहरे पर गंभीरता छाई थी। आप समझे नहीं मिस्टर लैंगडन। आप इस फोटोग्राफ में जो कुछ भी देख रहे हैं वो किसी और ने नहीं, मिस्टर सोनिये ने अपने साथ खुद किया है। अध्याय 2। करीब 1 मील की दूरी पर सिलास नाम का वो विशालकाय भूरा आदमी एक भव्य इमारत के दरवाजे से लंगड़ाता हुआ अंदर घुसा।
वो कांटों वाला पट्टा जो उसने अपनी जांघ पर बांध रखा था उसके मांस को काट रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा प्रभु की सेवा में लगे होने के संतोष से गुनगुना रही थी। दर्द पवित्र है। इमारत में घुसते हुए उसकी आंखों ने चारों ओर का मुआयना किया। सारे कमरे खाली थे। वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़ गया। वो अपने साथियों को जगाना नहीं चाहता था। उसके सोने के कमरे का दरवाजा खुला था। यहाँ ताले लगाने की मनाही होती थी। उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में कठोर अनुशासन की झलक दिखाई दे रही थी। सख्त लकड़ी का फर्श, लकड़ी की एक मेज और कोने में एक जूट की चटाई जो उसके बिस्तर का काम करती थी। हालांकि वो यहाँ सिर्फ एक हफ्ते ही रुकने वाला था, लेकिन न्यूयॉर्क में भी उसको ऐसे ही पवित्र जगह पर रहने का सौभाग्य प्राप्त था। प्रभु ने मुझे सिर छिपाने के लिए छाया और मेरे जीवन के लिए एक मकसद दिया है। आज की रात सिलास को लग रहा था कि आखिरकार उसने अपने ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा उतारना शुरू कर दिया है। फुर्ती के साथ मेज के पास पहुंचकर उसने दराज में छिपाकर रखा गया एक सेलफोन निकाला और फोन मिलाया। हाँ बोलो, दूसरी ओर से एक पुरुष स्वर सुनाई दिया। टीचर, मैं लौट आया हूं। चारों के चारों खत्म हो चुके हैं, तीनों मास्टर्स और खुद उनका ग्रैंड मास्टर भी। दूसरी तरफ एक पल के लिए खामोशी छा गई, मानो वो आदमी मन ही मन प्रार्थना कर रहा हो। फिर उसने कहा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें जानकारी मिल चुकी है? चारों ने एक ही बात कही है टीचर, और ये किसी भी हालत में संयोग नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। मुझे डर था कि रहस्य की हिफाजत को लेकर उस ब्रदरहुड की जो साख बनी हुई है वो कहीं हमारे मकसद पर भारी न पड़ जाए। मौत का डर बड़े बड़ों को हिला देता है टीचर। तो ठीक है मेरे शिष्य, मुझे वो बात बता जो जानना मेरे लिए जरूरी है। सिलास जानता था कि उसने जिन लोगों को मारा था उनसे जो सूचना उसे मिली थी वो टीचर के लिए बहुत चकित कर देने वाली साबित होगी। उसने कहा, उन चारों ने ही कहानी के रूप में प्रसिद्ध उस कीस्टोन के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है। उधर से टीचर की उत्तेजित आवाज सुनाई दी। कीस्टोन, ठीक वही चीज जिसका हमें अनुमान था। कहानियों के मुताबिक ब्रदरहुड ने पत्थर का एक नक्शा तैयार किया हुआ था, एक कीस्टोन जिसके ऊपर खुदाई करके गुप्त शब्दों में एक जगह का नाम लिखा हुआ था। वो जगह जो इस ब्रदरहुड के सबसे महान रहस्य के छिपे होने की जानकारी देती थी। एक ऐसी शक्तिशाली सूचना जिसकी हिफाजत करने के लिए ही ये ब्रदरहुड इतनी सदियों से अस्तित्व में बना हुआ था। टीचर ने कहा, जब वो कीस्टोन हमें मिल जाएगा तो हम सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़े होंगे। उसके बाद और भी बहुत काम करना बाकी है। जितना आप सोच रहे हैं हम उससे कहीं ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं टीचर। कीस्टोन यहीं पेरिस में है। पेरिस में है? कमाल हो गया। तब तो ये बहुत ही आसान है। सिलास ने उस शाम की सारी घटनाओं का ब्यौरा टीचर को दिया। किस तरह उसके चारों शिकारों ने मरने से कुछ पल पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए उसे सारा रहस्य बता दिया था। उनमें से हर एक ने सिलास को एक ही बात बताई थी कि वो कीस्टोन बहुत ही चालाकी के साथ पेरिस के सबसे पुराने चर्च सेंट सुलीपीस चर्च के अंदर एक खास जगह पर छिपा कर रखा गया है। टीचर ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा, प्रभु के घर के भीतर ये लोग किस तरह से हमारा मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि वो सदियों से उड़ाते आ रहे हैं टीचर। टीचर कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, तुमने प्रभु की महान सेवा की है। हमने सदियों तक इस बात की प्रतीक्षा की है। तुम्हें मेरे लिए वो पत्थर हासिल करना होगा, तुरंत, आज रात को ही। तुम जानते हो कि क्या कुछ दांव पर लगा हुआ है। सिलास जानता था कि जो चीजें दांव पर लगी थीं वे बेहिसाब थीं, लेकिन फिर भी टीचर इस वक्त जिस काम का आदेश दे रहा था वो असंभव जैसा लगता था। लेकिन वो चर्च एक किले से कम नहीं है, खास तौर से रात के वक्त। मैं उसमें घुसूंगा कैसे? टीचर ने धीमे शब्दों में समझाना शुरू किया कि उसे क्या करना था, एक ऐसे लहजे में जिसमें एक बहुत ही असाधारण रूप से प्रभावशाली व्यक्ति का
आत्मविश्वास झलकता था। जब सिलास ने फोन बंद किया तो वो आने वाली घटनाओं के बारे में सोचकर सिहर उठा। उसने खुद से कहा, बस 1 घंटा। वो टीचर का एहसानमंद था जिसने ईश्वर के घर में प्रवेश करने से पहले उसे प्रायश्चित करने के लिए जरूरी वक्त दिया था। मुझे अपनी आत्मा को उन पापों से छुटकारा दिलाना होगा जो मैंने आज किए हैं। आज किए गए मेरे पाप अपने उद्देश्य में एकदम पवित्र थे। ईश्वर के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध तो सदियों से लड़े जाते रहे हैं, उनके लिए क्षमा मिलना सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी मुक्ति के लिए बलिदान जरूरी है। अपना चोगा हटाकर वस्त्रहीन होकर वो कमरे के बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी जांघ पर लिपटे कांटों वाले पट्टे को गौर से देखा। उसके पंथ के सभी अनुयायी इस चीज का इस्तेमाल किया करते थे। धातु के पैने कांटों से मढ़ा हुआ चमड़े का एक पट्टा जो मांस में धंसकर ईसा मसीह द्वारा भोगी गई यातनाओं की याद दिलाता था। इस पट्टे के इस्तेमाल से होने वाली पीड़ा शरीर की वासनाओं से छुटकारा दिला देती थी। पंथ के सभी अनुयायियों को ये पट्टा हर रोज 2 घंटे तक पहनना जरूरी था। वो आज के 2 घंटे उसे पहन चुका था, लेकिन उसे ये एहसास था कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं था। उसने पट्टे को बेल्ट की तरह खींचकर थोड़ा और कस दिया और दर्द से बुरी तरह कराह उठा जब उसके कांटे उसके मांस में और भी गहरे तक धंस गए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए उसने उस दर्द भरे अनुष्ठान का आनंद लिया। दर्द पवित्र है, दर्द शुभ है। इस पंथ की स्थापना फादर जोसमेगिया एस्क्रीवा ने की थी। हालांकि एस्क्रीवा 1975 में मर चुके थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं अभी जीवित थीं। उनके हजारों अनुयायी थे जो हर रोज घुटनों के बल बैठकर दैहिक प्रताड़ना के नाम से प्रसिद्ध इस पवित्र अनुष्ठान का पालन करते थे। अब सिलास ने उस भारी भरकम रस्सी की ओर देखा जो फर्श पर उसकी बगल में पड़ी थी। उसमें जगह जगह पर मोटी गांठें लगी हुई थी। ये डिसिप्लिन था। उसकी गांठें सूखे हुए खून से कड़ी हो चुकी थी। सिलास ने मन ही मन एक प्रार्थना की और उसके बाद उस रस्सी के एक सिरे को मजबूती से पकड़कर अपनी आंखें बंद करते हुए उस कोड़े को पूरी ताकत से अपने कंधे के पीछे दे मारा। फिर एक और फिर एक और। इस तरह वो बार बार अपने ऊपर वे कोड़े बरसाता रहा। अंत में उसने अपनी पूरी पीठ से खून बहता महसूस किया। अध्याय 3। सिट्रोइन ZX तेजी के साथ सड़कों पर दौड़ रही थी। पैसेंजर सीट पर बैठा रॉबर्ट लैंगडन अपने दिमाग में आते तरह तरह के ख्यालों से जूझ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर तेजी से भागा चला जा रहा हो। फुर्ती से नहा लेने और शेव कर लेने के बाद वो ठीक ठाक ही दिख रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी में कोई कमी नहीं आई थी। क्यूरेटर के शव की वो खौफनाक तस्वीर उसके दिमाग में जैसे अटक कर रह गई थी। जैक सॉनिये मर चुके हैं। जैक सॉनिये ने अपने साथ वो खुद ही किया है। लैंगडन ने गर्दन मोड़कर खिड़की के बाहर देखते हुए उस तस्वीर को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। सोनिये एक बहुत ही एकांत प्रिय व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। कला के प्रति उनके समर्पण के कारण उन्हें जो मान्यता मिली हुई थी, उसके कारण लोगों के मन में उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। पूसा और टैनिये के चित्रों पर आधारित उनकी किताबें लैंगडन को बहुत ही पसंद थीं और वो उन्हें बहुत ही प्यार से अपनी क्लासेस में भी पढ़ाया करता था। आज शाम उनके साथ होने वाली मुलाकात का वो बहुत ही बेचैनी से इंतजार करता रहा था और जब क्यूरेटर नहीं आए थे तो उसे बहुत निराशा हुई थी। तभी अचानक एजेंट कोल ने कहा, मेरे कैप्टन को यह पता लगने पर बहुत खुशी हुई कि आप आज रात पेरिस में ही हैं। उन्हें उम्मीद थी कि आप जा चुके होंगे। मेरे होटल का पता आपको कहाँ से मिला? पेरिस की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से शायद, लैंगडन ने पूछा। जी नहीं, इंटरपोल से। इंटरपोल? लैंगडन ने हैरान होते हुए सोचा। फिर उसके दिमाग में विचार आया, हाँ ठीक ही तो है। यूरोप के सारे होटलों में चेक इन के समय पासपोर्ट दिखाने का जो सीधा साधा सा लगने वाला एक आग्रह होता है, वो अब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, वो एक कानून है। इंटरपोल के लोग पूरे यूरोप में किसी भी रात को किसी भी व्यक्ति का ठीक ठीक पता लगा सकते थे कि कौन कहां पर सोया हुआ था। लैंगडन को होटल रिट्स में ढूंढ निकालने में उन्हें शायद 5 सेकंड लगे होंगे।
करीब 20 मिनट के सफर के बाद लैंगडन को कार की खिड़की से रेनेसां पैलेस की वो विशालकाय अखंड इमारत नजर आने लगी जो संसार के सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम के रूप में जानी जाती है, लूव्र म्यूजियम। घोड़े की एक बहुत ही बड़ी नाल के आकार में ढली लूव्र की इमारत यूरोप की सबसे बड़ी इमारत थी। लैंगडन एक बार पैदल लूव्र की पूरी परिधि का चक्कर काट चुका था, जो करीब 3 मील की चकरा देने वाली यात्रा थी। इस बिल्डिंग में कुल 65,300 कलाकृतियां हैं, जिनका ठीक से आनंद लेने के लिए किसी भी दर्शक के लिए करीब 5 हफ्ते का समय जरूरी माना जाता है। लेकिन अधिकतर टूरिस्ट एक छोटा सा अनुभव हासिल करके ही संतोष कर लेते हैं। इसके तहत टूरिस्ट फुर्ती से म्यूजियम में भागते हुए वहां की सबसे 3 महत्वपूर्ण कलाकृतियों को देख लेते हैं, मोनालिसा, वीनस दे मीलो और विंग्ड विक्ट्री। थोड़ा और आगे बढ़ने पर लैंगडन को लूव्र का शानदार मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई देने लगा था, पिरामिड। लूव्र का ये नया प्रवेश द्वार करीब करीब उतना ही प्रसिद्ध हो चुका था जितना खुद ये म्यूजियम था। चीन में पैदा हुए अमेरिकन आर्किटेक्ट I.M. पेई ने इसे डिजाइन किया था। ये पूरी तरह से कांच से बना था और बेहद विवादास्पद था। ये नया आधुनिक पिरामिड उन परंपरावादियों के मन में आज भी नफरत का भाव जगाता था, जिन्हें लगता था कि इस पिरामिड ने रेनेसां आंगन की गरिमा को नष्ट कर दिया है। लेकिन पेई के प्रगतिशील प्रशंसक 71 फीट लंबे इस पारदर्शी पिरामिड को नए और पुराने के बीच एक ऐसे सांकेतिक रिश्ते के रूप में देखते थे जो लूव्र को नए मिलेनियम में प्रवेश के लिए तैयार करता था। इसका निर्माण करवाया था स्वर्गवासी फ्रेंच राष्ट्रपति मित्रा ने। वो फेरो कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त था। पेरिस को अकेले अपने दम पर इजिप्शियन शैली की मीनारों, कलाकृतियों और मॉन्यूमेंट्स से भर देने वाले फ्रेंच मित्रा के सिर पर इजिप्ट की संस्कृति का भूत कुछ इस कदर सवार था कि अब भी लोग उसे फीनिक्स कहकर पुकारते थे। लैंगडन ने खामोशी तोड़ने के लिए उस एजेंट से पूछा, तुम्हारे कैप्टन का नाम क्या है? बेजूफैश, उसने कहा। हम उन्हें लूतोगो कहकर पुकारते हैं। लैंगडन ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा, आप अपने कैप्टन को सांड कहकर पुकारते हैं? एजेंट ने उसकी बात का जवाब दिए बिना कार रोक दी और एक बड़े भारी दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये आपके जाने का रास्ता है, गुड बाय। तो क्या आप नहीं आ रहे हैं? जी नहीं, मुझे आपको यहीं तक लाने का आदेश था। लैंगडन गाड़ी से उतरकर कुछ पल वहीं खड़ा रहा। वापस जाती हुई कार की बैकलाइट्स को देखकर उसके मन में विचार आया कि वो चुपचाप एक टैक्सी पकड़कर वहां से भाग जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि ये ख्याल बहुत ही घटिया साबित होगा। फव्वारों की ओर आगे बढ़ते हुए उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की ओर ले जाने वाले दरवाजे में प्रवेश कर रहा हो। कुछ ही पल पहले वो अपने होटल में आराम से सोया हुआ था और अब वो फीनिक्स द्वारा बनाए गए उस पारदर्शी पिरामिड के सामने खड़ा उस पुलिस वाले का इंतजार कर रहा था जिसे लोग सांड कहकर पुकारते थे। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजा खुल गया। एक नाटे कद का सांवला भारी भरकम बदन का आदमी उसके पास आया, जिसने काले रंग का डबल ब्रेस्ट सूट पहना हुआ था। वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मजबूत डग रखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने लैंगडन को अंदर आने का इशारा किया और कहा, मैं बेजूफैश हूँ, सेंट्रल डायरेक्टरेट जुडिशियल पुलिस का कैप्टन। लैंगडन ने उससे हाथ मिलाया और कहा, मैंने वो तस्वीर देखी, आपका एजेंट बता रहा था कि जैक सोनिये ने ये खुद किया है। मिस्टर लैंगडन, जो कुछ आपने उस तस्वीर में देखा है वो उस चीज की सिर्फ शुरुआत भर है जो सोनिये ने अपने साथ किया है। अध्याय 4। कैप्टन बेजूफैश अपने चौड़े कंधे पीछे की ओर ताने और अपनी ठुड्डी को सीने पर टिकाए वाकई में किसी गुस्साए हुए सांड की तरह ही चल रहा था। उसके हाव भाव किसी भी सूरत में दोस्ताना नहीं लग रहे थे और खुद लूव्र का वातावरण भी इस समय किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा था। किसी अंधेरे सिनेमा घर के गलियारे की तरह सीढ़ियां छोटे छोटे बल्बों से रोशन थीं।
लैंगडन अपने ही पैरों की आहट को सुन पा रहा था, जो ऊपर तने कांच की दीवारों से टकरा टकरा कर लौट रही थी। आपको हमारा पिरामिड पसंद आया? अचानक बेजू फैश ने पूछा। जी हाँ, काफी आलीशान है। फैश अजीब सी आवाज में घुरघुराया। पेरिस के चेहरे पर एक धब्बा। ये पहला झटका था। लैंगडन ने महसूस किया कि उसका ये मेजबान इतना कड़क था कि उसे खुश करना कतई आसान नहीं था। लैंगडन सोच रहा था कि पता नहीं फैश को इस बारे में कोई जानकारी होगी या नहीं कि ये पिरामिड राष्ट्रपति मित्रा के साफ साफ कहने पर कांच के 666 पल्लों से बनाया गया था। ये एक ऐसा आग्रह था जो हर चीज में षड्यंत्र की गंध सूंघने वाले लोगों के बीच हमेशा गर्मागर्म बहस का विषय रहा था। उन लोगों का मानना था कि 666 शैतान की संख्या होती है। लैंगडन ने इस किस्से को ना छेड़ना ही बेहतर समझा। वे दोनों तेजी से उस अंडरग्राउंड हॉल में और नीचे उतरते जा रहे थे। आमतौर पर यह हिस्सा पर्यटकों की चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन आज रात ये पूरी तरह से उजाड़ और अंधेरा था। अचानक फैश ने उससे एक सवाल किया। जैक सॉनिये को आप कितना जानते थे? जी सच कहूं तो बिल्कुल भी नहीं, हम कभी मिले नहीं थे। फैश के चेहरे पर हैरानी नजर आई। तो आज रात आपकी पहली मुलाकात होने वाली थी? जी हाँ, हमने फैसला किया था कि मेरे लेक्चर के बाद हम अमेरिकन यूनिवर्सिटी के रिसेप्शन पर मिलेंगे, लेकिन वे वहां आए ही नहीं। फैश ने अपनी छोटी नोटबुक में कुछ नोट कर लिया। वे आगे बढ़े तो लैंगडन की नजर लुव्र के कम मशहूर उल्टे पिरामिड पर पड़ी। छत से लटकती एक विशालकाय उल्टी स्काईलाइट, जो किसी गुफा के ऊपरी छप्पर से लटकती नुकीली चट्टान जैसी दिखाई देती थी। फैश आगे आगे चलते हुए लैंगडन को थोड़ी सी सीढ़ियों के ऊपर एक खंबेदार सुरंग के मुहाने तक ले गया, जिसके ऊपर एक पट्टी पर लिखा हुआ था डैनन। डैनन विंग लुव्र के 3 प्रमुख भागों में से सबसे प्रसिद्ध हिस्सा था। फैश ने अचानक पूछा, आज रात की मुलाकात की पेशकश किसने की थी, आपने या उन्होंने? लैंगडन को यह सवाल थोड़ा अटपटा लगा। उसने कहा, मिस्टर सॉनिये ने की थी। कुछ सप्ताह पहले उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी ने मुझसे ईमेल पर संपर्क किया था। उसने कहा था कि क्यूरेटर के सुनने में आया था कि मैं इस महीने पेरिस में लेक्चर देने आने वाला था, और इस दौरान वे मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। किस बारे में? ये तो मैं नहीं जानता, शायद आर्ट्स के बारे में ही करना चाहते होंगे। हम लोगों की रुचियां काफी मिलती जुलती हैं। फैश को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपकी मुलाकात किस बारे में होने वाली थी? लैंगडन को वाकई कोई अंदाजा नहीं था। उसे उत्सुकता जरूर हुई थी, लेकिन ठीक ठीक ब्यौरा जानने की कोशिश करना उसे सही नहीं लगा था। आदरणीय जैक सॉनिये गोपनीयता बनाए रखने के अपने झुकाव के लिए काफी प्रसिद्ध थे और बहुत कम लोगों से मिलते जुलते थे। लैंगडन उनका आभारी था कि उसे उनसे मिलने का मौका मिल रहा था। मिस्टर लैंगडन, क्या यह संभव है कि आप कम से कम इस बात का अनुमान लगा सकें कि हत्या का शिकार हुआ यह व्यक्ति अपनी हत्या की इस रात आपसे किस बारे में बात करना चाहता होगा? आपका यह अनुमान हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। इस सवाल के नुकीलेपन ने लैंगडन को थोड़ा परेशानी में डाल दिया। मैं वाकई अनुमान नहीं लगा सकता। मैंने उनसे पूछा नहीं था। मैं तो सिर्फ इतने से ही सम्मानित महसूस कर रहा था कि उन्होंने मुझसे संपर्क किया है। मैं उनके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनकी लिखी किताबों का अक्सर अपनी क्लासेस में उपयोग करता हूँ। फैश ने अपनी किताब में इस बात को भी दर्ज कर लिया। तो आपका मतलब आपकी और उनकी रुचियां आपस में मिलती जुलती थी? जी हाँ, दरअसल मैंने पिछले साल का अपना अधिकतर टाइम एक ऐसी पुस्तक का मसौदा तैयार करने में बिताया था जिसके विषय के जैक सॉनिये एक्सपर्ट थे। और ये विषय क्या है? फैश ने पूछा। लैंगडन थोड़ा हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बात को कैसे पेश करे। सावधानी से शब्दों को चुनते हुए उसने कहा, दरअसल मेरी स्क्रिप्ट देवी उपासना से संबंधित कला से संबंध रखती है। स्त्री की पवित्रता और उसके साथ जुड़े आर्ट्स और सिंबल्स की अवधारणा। और सोनिये को इस बात की जानकारी थी? जी नहीं, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। समझा, फैश ने कहा। लेकिन
लैंगडन अच्छी तरह समझ रहा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैक सॉनिये को देवियों से संबंधित कलाओं का इस धरती का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था। प्रजनन, देवी उपासना, विका और पवित्र नारीत्व से संबंधित परंपराओं के अवशेषों में सॉनिये की बहुत गहरी दिलचस्पी थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने लूव्र में देवियों से संबंधित पूरे संसार भर की कलाकृतियों को इकट्ठा करने में भी मदद की थी, जिनमें यूनान, इजिप्ट और न जाने कहां-कहां से इकट्ठी की गई प्रतिमाओं का चकरा देने वाला भंडार शामिल था। फैश ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए अपना अगला सवाल दागा। ये भी तो हो सकता है कि जैक सॉनिये को आपकी इस स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी रही हो और इस किताब के सिलसिले में आपकी मदद के लिए ही उन्होंने इस मुलाकात की पेशकश की हो। लैंगडन ने इनकार में सिर हिला दिया। जी नहीं, मेरी इस स्क्रिप्ट के बारे में अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं है। वो अभी भी एक रफ ड्राफ्ट की शक्ल में है और मैंने उसे अपने संपादक के अलावा और किसी को भी नहीं दिखाया है। फैश खामोश हो गया। लैंगडन ने अभी तक उस कारण का जिक्र नहीं किया था जिसकी वजह से उसने वो स्क्रिप्ट किसी और को नहीं दिखाई थी। उसकी ये स्क्रिप्ट करीब 300 पेज की थी, जिसका उसने एक काम चलाऊ नाम रखा था, सिंबल्स ऑफ द लॉस्ट सेक्रेड फेमिनिन। उसकी इस स्क्रिप्ट में धार्मिक प्रतीकों और चिन्हों की सदियों से स्थापित मान्यताओं की कुछ ऐसी बहुत ही गैर पारंपरिक व्याख्याएं पेश की गई थी जो निश्चय ही विवाद का विषय बनने वाली थी। तब तक वे एक लिफ्ट के सामने पहुंच चुके थे। फैश ने कहा, गैलरी इतनी दूर है कि वहां पैदल नहीं जाया जा सकता, इसलिए हम लिफ्ट से जाएंगे, आइए। लेकिन लैंगडन अपनी जगह से हिला भी नहीं। क्या कोई परेशानी है? फैश ने बेचैनी से पूछा। लैंगडन ने एक गहरी सांस छोड़ी। नहीं, कोई परेशानी नहीं। असल में अपने बचपन में वो एक बार कुएं में गिर गया था और उसके पानी में हाथ पैर मारते हुए करीब करीब मरने की कगार तक पहुंच गया था और उसके पानी में हाथ पैर मारते हुए करीब करीब मरने ही वाला था, तब जाकर उसे वहां से निकाला जा सका था। तभी से उसके मन में लिफ्टों, अंडरग्राउंड रास्तों और बंद जगहों पर जाने के प्रति एक अजीब सा फोबिया पैदा हो गया था। अपनी सांसें थामकर वो हौले से लिफ्ट में घुस गया, लेकिन उसका दिल घबराहट के मारे धाड़ धाड़ करके बज रहा था। फैश ने उससे पूछा, आप और मिस्टर सोनिये के बीच कभी भी कोई बातचीत नहीं हुई थी? कभी कोई पत्र व्यवहार या मेल के द्वारा कोई संपर्क नहीं हुआ था? जी नहीं, कभी नहीं। ऊपर की ओर जाते हुए लैंगडन ने लिफ्ट की दीवारों से ध्यान हटाकर तरह तरह की बातें सोचने की कोशिश की। तभी उसकी नजर लिफ्ट के दरवाजे में चमकती फैश की परछाई पर पड़ी। उसने जो टाई क्लिप लगा रखा था वो चांदी का बना एक क्रॉस था, जिस पर 13 छोटे छोटे गोमेद जड़े हुए थे। उसे देखकर लैंगडन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ईसा मसीह और उनके 12 शिष्यों को दर्शाता 13 रत्नों से जड़ा ये ईसाई धर्म का चिन्ह क्रक्स ज़ेमाटा कहलाता था। लैंगडन को ये कतई उम्मीद नहीं थी कि फ्रेंच पुलिस का एक कैप्टन अपनी धार्मिक भावनाओं का इस तरह खुलेआम ऐलान करता होगा। और फिर ये तो फ्रांस था। ईसाई धर्म यहाँ के लोगों का जन्मजात धर्म था ही नहीं। जैसे ही लिफ्ट रुकी, लैंगडन एक झटके से बाहर निकल आया। वो पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। असल में सारी बड़ी गैलरियां रात के वक्त रख रखाव के तौर पर लाल रोशनी का ही इस्तेमाल करती थी और सारी मुख्य लाइटें बंद कर दी जाती थी। ये लाल लाइटें निचली सतह पर लगाई गई मध्यम रोशनी वाली होती थी, जिनसे गैलरी के कर्मचारियों को इधर उधर आने जाने में मदद भी मिलती रहे और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को अंधेरे में रखते हुए उन्हें तेज रोशनी के संपर्क से बचाया जा सके, जिससे उनके रंग उड़ने की संभावना कम हो जाए। दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी ऑयल पेंटिंग्स के सामने से वे दोनों तेजी से गुजरते जा रहे थे। लैंगडन उस वातावरण में बसी हुई एक जानी पहचानी गंध को महसूस कर सकता था। कार्बन का हल्का सा पुट लिए हुए वो सूखी डीआयोनाइज्ड गंध जो नमी को दूर करने वाली उन मशीनों से पैदा होती थी जो वहां आने वाले टूरिस्टों द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को रोकने के लिए वहां 24 घंटे चालू रहती थी। दीवारों पर ऊंचाई पर ढेरों सुरक्षा कैमरे लगे थे जो दर्शकों को 2 टूक संदेश देते थे। हम आपको देख रहे हैं, कोई भी चीज को हाथ ना लगाएं। लैंगडन ने उन कैमरों की तरफ इशारा करते हुए पूछा,
इनमें से कोई असली भी है? बिल्कुल नहीं। ये बात सुनकर लैंगडन को कोई हैरानी नहीं हुई। इतने बड़े आकार के म्यूजियम की वीडियो निगरानी बहुत ही महंगी और बेअसर साबित होती। सैकड़ों एकड़ में फैली गैलरियों पर निगरानी रखने के लिए लूव्र को सिर्फ इन कैमरों की देखभाल के लिए ही सैकड़ों लोगों की जरूरत पड़ती। दरअसल ज्यादातर बड़े म्यूजियम कंट्रोल्ड सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते थे। चोरों को अंदर आने से रोकने के बारे में भूल जाओ, उन्हें अंदर ही रोकने के बारे में सोचो। ये कंट्रोल इस तरह काम करते थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी कलाकृति को उठाने की कोशिश करे तो गैलरी के उस हिस्से का बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और चोर पुलिस के आने से भी पहले खुद को सलाखों के बीच कैद पाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर लैंगडन को सोनिए का भव्य स्टडी रूम दिखाई दिया। लकड़ी का कमरा गर्म रखने वाला फर्श, प्राचीन कलाकारों के चित्र और एक विशालकाय प्राचीन मेज जिसके ऊपर हथियारों से पूरी तरह लैस एक नाइट यानी योद्धा की 2 फुट लंबी मूर्ति खड़ी हुई थी। कमरे में पुलिस के कुछ लोग थे जो फोन पर बात कर रहे थे या अपनी नोटबुक्स में कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक सोनिए की मेज पर बैठा लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। जाहिर था कि क्यूरेटर का ये ऑफिस आज रात डीसीपीजे का कंट्रोल रूम बन गया था। फैश ने उन्हें पुकारकर जोर से कहा, हमें किसी भी सूरत में तंग ना किया जाए। सुन लिया सबने? सबने सिर हिलाकर उसकी बात को समझ लेने का इशारा किया। उन लोगों को वहीं छोड़कर वे दोनों आगे की ओर बढ़ गए। 30 गज आगे लूव्र का सबसे लोकप्रिय हिस्सा ग्रैंड गैलरी नजर आ रहा था। ये एक बहुत ही लंबी गैलरी थी जिसमें लूव्र की सबसे कीमती इटालियन कलाकृतियां प्रदर्शित की गई थी। लैंगडन को पहले से ही अनुमान हो गया था कि यही वो जगह थी जहां पर सोनिए की लाश पड़ी हुई थी। जब वे उसके करीब पहुंचे तो लैंगडन ने देखा कि अंदर जाने का रास्ता लोहे की एक विशाल जाली से बंद था, जो देखने में कुछ उस तरह की लग रही थी जिसका इस्तेमाल मध्ययुगीन किलों में लुटेरी सेनाओं को अंदर आने से रोकने के लिए किया जाता था। उस जाली के करीब पहुंचने पर फैश ने कहा, यही है वो कंट्रोल्ड सिक्योरिटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। पहले आप चलिए मिस्टर लैंगडन। लैंगडन हैरानी से उसकी ओर मुड़ा। पहले मैं चलूं? कहां? फैश ने जाली के नीचे फर्श की ओर इशारा किया। पहले लैंगडन का ध्यान उस तरफ नहीं गया था। उस जाली को जमीन से करीब 2 फुट ऊपर उठा दिया गया था और उसके नीचे से निकलने की एक बेढंगी सी जगह बना दी गई थी। फैश ने कहा, ये जगह अभी भी लूव्र की सुरक्षा के अंतर्गत है। फॉरेंसिक साइंस के मेरे दल ने अभी अभी अपनी जांच पड़ताल पूरी की है। मेहरबानी करके अंदर खिसक जाइए। लैंगडन ने हैरान नजरों से उसकी ओर देखा। क्या ये सांड मजाक कर रहा है? फैश गुस्से से फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाया और फिर अपनी घड़ी देखने लगा। फिर वो खुद घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने भारी भरकम शरीर को जाली के नीचे से अंदर सरका दिया। फिर दूसरी तरफ खड़े होकर वो प्रश्नवाचक निगाहों से लैंगडन की ओर देखने लगा। लैंगडन ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी हथेलियों को पॉलिश किए हुए लकड़ी के फर्श पर टिकाते हुए वो पेट के बल लेट गया और खुद को आगे की तरफ धकेलने लगा। अंदर जाकर खड़े होते ही उसे न जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ कि वो एक बहुत ही लंबी रात होने वाली है। अध्याय 5। मुरे हिल प्लेस यानी ओपस डेई का नया हेडक्वार्टर और कंसल्टेशन सेंटर न्यूयॉर्क शहर में 243 लेक्सिंगटन एवेन्यू में बना हुआ है। 470 लाख अमेरिकी डॉलर से कुछ अधिक लागत से बना 1,33,000 स्क्वायर फुट का ये टॉवर लाल ईंटों और इंडियाना चूने के पत्थर से बनाया गया है। मे एंड पिंस्का कंपनी ने इसे डिजाइन किया है और इसकी बिल्डिंग में 100 से ज्यादा बेडरूम, 6 खाने के बड़े हॉल, लाइब्रेरी, मीटिंग रूम्स और बहुत से ऑफिस हैं। दूसरी, 8वीं और 6ठी मंजिलों पर चैपल है। 17वीं मंजिल पूरी तरह से लोगों के रहने के लिए है। पुरुष इस इमारत में लेक्सिंगटन एवेन्यू के मुख्य दरवाजों से प्रवेश करते हैं। औरतें एक बगल वाली गली से प्रवेश करती हैं और बिल्डिंग के भीतर उन्हें पुरुषों वाले हिस्से से पूरी तरह अलग थलग काट कर रखा जाता है। उस दिन शाम को बिशप मैनुअल अरिंगारोसा ने अपने आलीशान घर के पवित्र स्थल पर एक छोटे से बैग में अपना सामान पैक किया और अपना पारंपरिक काला लबादा पहना।
आमतौर पर उसने अपनी कमर में एक बैंगनी कमरबंद भी लपेटा होता, लेकिन आज रात उसे दूसरे लोगों के बीच रहते हुए सफर करना था और इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी ऊंची हैसियत की तरफ लोगों का ध्यान जाए। सिर्फ पैनी निगाहें रखने वालों का ध्यान ही बिशप की पहचान कराने वाली उसकी 14 कैरेट सोने की उस अंगूठी की तरफ जा सकता था जो जामुनी मणि और बड़े बड़े हीरों से जड़ी थी। बैग को अपने कंधे पर टांगते हुए उसने मन ही मन एक प्रार्थना की और अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरकर वेटिंग रूम में पहुंच गया, जहां उसका ड्राइवर उसे एयरपोर्ट ले जाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। रोम जाने वाले एक कमर्शियल एरोप्लेन में सवार एरिंगारोसा ने खिड़की के बाहर अंधेरे में अटलांटिक पर नजर डाली। सूरज पहले ही डूब चुका था, लेकिन एरिंगारोसा जानता था कि उसका सितारा बुलंदी पर था। आज की रात युद्ध जीत लिया जाएगा। वो इस बात पर चकित था कि सिर्फ कुछ ही महीनों पहले वो उन लोगों के सामने खड़ा अपने आप को घोर मुसीबत में फंसा महसूस कर रहा था जो उसके पूरे एम्पायर को नष्ट कर देना चाहते थे। ओपस डेई के महाअध्यक्ष की हैसियत से बिशप एरिंगारोसा ने अपने जीवन के बहुत से साल ईश्वर के काम के संदेश का प्रसार करते हुए बिताए थे। वैसे तो ओपस डेई ने स्पेन में फ्रैंको के शासनकाल से पहले ही जड़ें जमानी शुरू कर दी थी, लेकिन अब वो एक वैश्विक शक्ति बन चुका था। उसके ऑफिस और यूनिवर्सिटीज दुनिया के तमाम बड़े नगरों में मौजूद थे। ये एक बहुत ही तेजी के साथ फैलता हुआ कैथोलिक संगठन था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि एरिंगारोसा इस बात को समझता था कि ईसाई मत का धुआंधार प्रचार करने वालों के इस युग में ओपस डेई की तेजी से बढ़ती हुई दौलत और शक्ति बुरी तरह से संदेह के घेरे में थे। रिपोर्टर उनसे अक्सर चुनौती भरे सवाल किया करते थे, जैसे ओपस डेई लोगों के दिमाग में जबरदस्ती अपनी शिक्षाओं को क्यों ठूंसती है, या फिर क्या ईश्वर का काम करने के लिए अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा संगठन को देना जरूरी है? क्या पापों से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को यातना देना या कांटों वाले पट्टे पहनना जरूरी है? ऐसी बातों के जवाब में एरिंगारोसा हमेशा कहता था, आप ओपस डेई की सिर्फ एक छोटी सी आबादी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे संगठन में लोग कई स्तरों पर शामिल हैं। हमारे हजारों सदस्य ऐसे हैं जो विवाहित हैं और जिनके अपने परिवार हैं, जो अपने समुदाय में ईश्वर के काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तपस्वियों का जीवन जीने का चुनाव किया है और जो हमारे पास रहते हैं। ये सबका अपना अपना चुनाव है। ओपस डेई किसी को भी किसी काम के लिए मजबूर नहीं करता। हालांकि उसके ये तर्क कभी कभी ही काम आते थे। मीडिया हमेशा उन पर कलंकपूर्ण दोष ही मढ़ता रहता था, और जैसा कि ज्यादातर बड़े संगठनों के साथ आमतौर पर होता है, ओपस डेई के सदस्यों में भी कुछ ऐसे गुमराह लोग थे जिनके कामों की काली छाया पूरे संगठन को बदनाम करती थी। 2 महीने पहले ही ओपस डेई का एक समूह एक विश्वविद्यालय में नए शामिल हुए सदस्यों को नशीले पदार्थों का सेवन कराते हुए पकड़ा गया था। यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट कांटों वाले पट्टे को उसके निर्धारित समय 2 घंटे से ज्यादा देर तक पहने रखता था और उसके कारण उसे जानलेवा इन्फेक्शन हो गया था। उस बात को भी ज्यादा दिन नहीं हुए थे जब बॉस्टन में अपने जीवन से निराश हो चुके एक बड़े कारोबारी बैंक कर्मी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी ओपस डेई के नाम लिखकर आत्महत्या कर ली थी। इस तरह की तमाम बातों से ओपस डेई की छवि निश्चित रूप से खराब हुई थी, और इसी कारण ओपस डेई अवेयरनेस नेटवर्क यानी ODAN नाम का एक नया निगरानी समूह उभरा था। इस समूह की लोकप्रिय वेबसाइट थी www.odan.org। इस वेबसाइट पर ओपस डेई के उन भूतपूर्व सदस्यों के डरावने किस्से जारी किए गए थे जिन्होंने इस संगठन में शामिल होने के खतरों से लोगों को आगाह किया था। अब मीडिया ओपस डेई पर हमले का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। ऐसी चीजों को देख सुनकर एरिंगारोसा के मन में ये ख्याल आता था कि काश इन निंदा करने वालों को जरा भी अनुमान होता कि ओपस डेई ने कितने लोगों की जिंदगियों को संवारा था। इस समूह को वेटिकन का भी पूरा समर्थन और आशीर्वाद मिला हुआ था। लेकिन हाल ही में ओपस डेई के सामने एक ऐसा खतरा आ खड़ा हुआ था जो मीडिया से भी ज्यादा प्रचंड था। एक ऐसा शत्रु जिससे अपने आप को बचा पाना एरिंगारोसा को मुमकिन नहीं लग रहा था। 5 महीने पहले संगठन का ढांचा बुरी तरह से तहस नहस हो चुका था और एरिंगारोसा अभी भी उस झटके से उबर नहीं पाया था। बाहर अंधेरे में डूबे महासागर को देखता एरिंगारोसा मन ही मन फुसफुसाया,
वे उस युद्ध के बारे में कुछ नहीं समझते जो उन्होंने छेड़ दिया है। एक पल के लिए उसकी नजरें अपने खुद के बेडौल चेहरे के प्रतिबिंब पर टिक कर रह गईं। उस काले लंबोदरे चेहरे में उसकी चपटी मुड़ी हुई नाक सबसे अजीब चीज थी, जो स्पेन में उसकी जवानी के दिनों में पड़े एक घूंसे से ऐसी हो गई थी। उसकी इस जिस्मानी कमी पर अब लोगों का कोई खास ध्यान नहीं जाता था। एरिंगा रोसा का संसार अब देह का नहीं रहा था, बल्कि आत्मा का संसार बन चुका था। जैसे ही उसका विमान पुर्तगाल के तट के ऊपर से गुजरा, उसके चोगे में साइलेंट मोड में रखा सेलफोन भिनभिनाने लगा। एयरलाइंस के नियमों के अनुसार उड़ान के दौरान सेलफोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन एरिंगा रोसा जानता था कि इस कॉल को वो छोड़ नहीं सकता था। केवल एक ही इंसान था जिसके पास उसका ये नंबर था, वो आदमी जिसने एरिंगा रोसा को ये फोन भेजा था। उत्साह भरे स्वर में बिशप ने कहा, हाँ हाँ। सिलास ने उस कीस्टोन की जगह का पता लगा लिया है, फोन करने वाले ने कहा। वो पेरिस में है, सेंट सुलिपीस चर्च के अंदर। हम उसे तुरंत ही हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें आपके प्रभाव की जरूरत है। हाँ हाँ कहिए, मुझे क्या करना है? सामने वाले की पूरी बात सुनने के बाद फोन को बंद करते हुए एरिंगा रोसा का दिल तेजी से धड़क रहा था। जिन घटनाओं को उसने गति दे दी थी, उनके सामने वो खुद को बौना महसूस कर रहा था। दूसरी ओर वहां से 500 मील दूर सिलास नाम का वो भूरा आदमी पानी के एक बेसिन के सामने खड़ा अपनी पीठ का खून धो रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे धो दो ताकि मैं बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो जाऊं। सिलास को एक अजीब सा आभास हो रहा था, ऐसा आभास जो उसने अपने जीवन में इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये उसे चकित भी कर रहा था और उत्तेजित भी। वो पिछले 10 सालों से ओपस डेई से जुड़ा हुआ था, अपना शुद्धिकरण करता हुआ, अपने जीवन को नए सिरे से आकार देता हुआ, अपने अतीत की हिंसा को पहुंचता हुआ। लेकिन आज की रात उसका अतीत तेजी से भागते हुए उसकी जिंदगी में वापस आ पहुंचा था, और ये देखकर वो हैरान था। जाहिर है उसी के साथ उसके पुराने हुनर भी लौट आए थे, जंग खाए हुए लेकिन उपयोगी। यीशु का संदेश शांति का संदेश है, अहिंसा का, प्रेम का संदेश। ये वो संदेश था जिसकी सीख सिलास को शुरू से ही दी गई थी, और यही वो संदेश था जिसे उसने अपने दिल में बसा रखा था। और तब भी ठीक यही वो संदेश था जिसे ईसा के शत्रु नष्ट करने पर तुले हुए थे। जो लोग बल का प्रयोग करके ईश्वर के लिए खतरा पैदा करेंगे, उनके साथ बल से ही निपटना होगा, कठोरता और दृढ़ता के साथ। पिछले 2000 सालों से ईसा मसीह के सिपाही उन लोगों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी आस्था की रक्षा करते आए थे जिन्होंने उन्हें अपने मार्ग से डिगाने की कोशिशें की थी। आज की रात सिलास को वैसी ही लड़ाई के लिए पुकारा गया था। अपने घावों को सुखाने के बाद उसने एड़ियों तक लंबे अपने हुड वाले लबादे को पहन लिया। वो एकदम सादा था, काले ऊन का बना हुआ। कमर की रस्सी को कसते हुए उसने हुड को अपने सिर पर खींच लिया और आईने की तरफ एकटक देखता रहा। काम शुरू हो चुका था। अध्याय 6। लोहे की उस मजबूत जाली के नीचे से खुद को अंदर घुसा लेने के बाद अब रॉबर्ट लैंगडन ग्रैंड गैलरी के दरवाजे के भीतर खड़ा था। वो उसके फर्श पर बनी खूबसूरत आकृतियों को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजरें सहसा एक अप्रत्याशित चीज पर पड़ी। वो उछलकर फैश की ओर मुड़ा और बोला, क्या ये कारवाजो का चित्र है जो फर्श पर पड़ा है? फैश ने उसकी ओर देखे बिना ही हाँ में सिर हिला दिया। लैंगडन का अनुमान था कि उस चित्र की कीमत उस वक्त $20 लाख से भी ऊपर की रही होगी, और वो जमीन पर किसी फेंके गए पोस्टर की भांति पड़ा हुआ था। ये यहाँ फर्श पर ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? ये क्राइम सीन है मिस्टर लैंगडन, हमने किसी भी चीज को छुआ नहीं है। इस कैनवस को क्यूरेटर ने दीवार से खींचकर गिराया था। इसी तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट किया था। उनके ऊपर उनके ऑफिस में हमला किया गया था। उसके बाद वो ग्रैंड गैलरी में भागे और फिर इस चित्र को दीवार से खींचकर उन्होंने सिक्योरिटी गेट को बंद किया। ये इस गैलरी में आने का एकमात्र दरवाजा है। लैंगडन को बात ठीक से समझ नहीं आई। आपका मतलब क्यूरेटर ने हमलावर को ग्रैंड गैलरी के अंदर कैद कर लिया था? फैश ने इनकार में सिर हिलाया। जी नहीं,
इस सिक्योरिटी गेट ने सोनिए को हमलावर से अलग कर दिया था। हत्यारा वहां बाहर गलियारे में था और उसने सीखचों के रास्ते उन पर गोली चलाई। लैंगडन ने सोनिए के शव को याद किया। उनका कहना था कि ये उन्होंने खुद किया था। लैंगडन ने अपने सामने फैले विशाल गलियारे पर नजर दौड़ाई। तो लाश कहाँ है? शायद आप जानते हो कि ग्रैंड गैलरी बहुत लंबी है। मेरे साथ आइए, फैश ने कहा। काफी दूर तक चलने के बाद भी जब लाश दिखाई नहीं दी तो लैंगडन ने कहा, जैक सोनिए इतनी दूर तक चलते हुए गए थे? मिस्टर सोनिए को पेट में गोली लगी थी। उनकी मौत बहुत धीरे धीरे हुई, शायद 15-20 मिनट के बाद। जाहिर है कि वे जबरदस्त आत्मबल रखने वाले इंसान थे। लैंगडन चकित था। सुरक्षा कर्मियों ने यहां तक पहुंचने में 15 मिनट लगा दिए? बिल्कुल नहीं। लुव्र का सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म बजने के साथ ही चालू हो गया था, लेकिन उन्होंने देखा कि ग्रैंड गैलरी बंद थी। फाटक से वे सुन पा रहे थे कि गलियारे के दूसरे छोर पर कोई चल रहा था, लेकिन वो कौन था वो सुरक्षाकर्मी देख नहीं पा रहे थे। वे चिल्लाए, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ये मानकर कि वो कोई अपराधी ही हो सकता था, उन्होंने नियमों का पालन किया और जुडिशियल पुलिस को बुलाया। हमने 15 मिनट के अंदर मोर्चा संभाल लिया। जब हम पहुंचे तो हमने उस गेट को थोड़ा ऊपर उठाकर अंदर खिसक सकने लायक जगह बनाई और मैंने 1 दर्जन एजेंट्स को अंदर भेज दिया। वे हमलावर को घेरने के लिए पूरी गैलरी में फैल गए। और फिर उन्हें अंदर कोई भी नहीं मिला सिवाय उनके। लैंगडन ने नजरें उठाईं और फैश की तनी हुई उंगली की दिशा में देखा। पहले उसे लगा कि फैश गलियारे के बीचों बीच रखी संगमरमर की मूर्ति की तरफ इशारा कर रहा था। गलियारे में 30 गज की दूरी पर एक पोर्टेबल खंबे पर लगी स्पॉटलाइट की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। रोशनी के उस वृत्त के बीचों बीच लकड़ी के उस खूबसूरत फर्श पर क्यूरेटर की लाश पड़ी हुई थी। आपने फोटो पहले ही देखा है, इसलिए इसे देखकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, फैश ने कहा। लाश के करीब पहुंचकर लैंगडन बुरी तरह सिहर उठा। उसके सामने एक ऐसा अजीबोगरीब दृश्य था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैक सोनिए का पीला मुरझाया हुआ शव लकड़ी के उस फर्श पर ठीक वैसे ही पड़ा था जैसा उस फोटो में दिखाई दिया था। लैंगडन इस बात को सोचकर और भी चकित हो रहा था कि सोनिए ने अपने जीवन के वे आखिरी मिनट खुद को उस खास पोजीशन में सेट करने में बिताए थे। सोनिए की उम्र के हिसाब से उनका शरीर काफी तंदुरुस्त दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने तमाम वस्त्र उतार दिए थे और उन्हें तह करके पास में ही फर्श पर रख दिया था। उसके बाद वे कमरे की लंबाई के साथ पूरी तरह से अपने शरीर को सीध में रखते हुए उस गलियारे के बीचों बीच अपनी पीठ के बल लेट गए थे। उनके हाथ और पैर बाहर की ओर फैले हुए थे जैसे किसी स्नोमैन के। उनकी छाती की हड्डियों के ठीक नीचे उस जगह खून का एक धब्बा दिखाई दे रहा था जहां से उन्हें गोली लगी थी। उस पर खून काला पड़कर जम चुका था। उनके बाएं हाथ की एक उंगली खून से रंगी हुई थी, जिसे देखकर लगता था कि उन्होंने अपने ही खून को स्याही की तरह बरतते हुए और अपने पेट को कैनवास की तरह इस्तेमाल करते हुए वहां एक सीधा साधा चिन्ह बनाया था। 5 सीधी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हुई 5 सिरों वाले एक सितारे की रचना कर रही थी, यानी पंचकोण या पेंटागन। सोनिए की नाभि के चारों ओर रक्त से बना ये सितारा उनके शव को एक पैशाचिक माहौल दे रहा था। ये सब उन्होंने खुद किया है, लेकिन क्यों? क्या आप मुझे इस चिन्ह के बारे में कुछ बताएंगे? फैश ने कहा। ये एक पंचकोण है, दुनिया का एक सबसे पुराना सिंबल। ईसा मसीह से 400 साल से भी पहले से ये इस्तेमाल में आता रहा है। और इसका मतलब क्या है? इस सवाल का सामना करते हुए लैंगडन हमेशा हिचकिचा जाया करता था। किसी सिंबल का क्या अर्थ है, ये बताना कुछ ऐसा होता था जैसे कोई लोगों को ये बताए कि उन्हें कोई गाना सुनते हुए कैसा महसूस करना चाहिए। हर आदमी के लिए उसका अर्थ अलग अलग होता है। एक सफेद रंग का कू क्लक्स क्लैन हैट संयुक्त राज्य अमेरिका में घृणा और जातिवाद की भावनाएं जगाता है, जबकि वही चीज स्पेन में एक धार्मिक आस्था का अर्थ रखती है। उसने धीमे स्वर में कहा, सिंबल अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ रखते हैं। पंचकोण अपने मूल रूप में पेगनों का एक धार्मिक सिंबल है, यानी शैतान पूजा, फैश ने कहा। नहीं,
लैंगडन ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसने महसूस किया कि उसके शब्दों का चुनाव थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए था। दरअसल इन दिनों पेगन शब्द शैतान पूजा का ही पर्यायवाची बन चुका था। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इस शब्द की जड़ें असल में लैटिन के पेगानुस शब्द तक जाती थीं, जिसका अर्थ था गांव में रहने वाले। पेगन सच्चे अर्थों में उन अशिक्षित ग्रामीणों को कहा जाता था जो प्रकृति पूजा के प्राचीन धर्मों में आस्था रखते थे। उसने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, दरअसल पंचकोण क्रिश्चियनिटी से पहले का एक सिंबल है जिसका संबंध प्रकृति पूजा से है। प्राचीन युग के लोगों ने अपने संसार की कल्पना दो बटे हुए हिस्सों के रूप में की थी, नर और मादा। उनके देवता और देवियां शक्ति का संतुलन कायम रखते थे, यिन और यांग। जब नर और मादा के बीच संतुलन होता था तो संसार में भी संतुलन बना रहता था। जब उनके बीच असंतुलन होता था तो संसार में अव्यवस्था फैल जाती थी। ये पंचकोण सब चीजों के अर्ध नारी रूप को दर्शाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको धर्म के इतिहासकार पवित्र नारीत्व यानी सेक्रेड फेमिनिज्म कहते हैं। ये हैरानी में डालने वाली बात है कि सोनिये को इस बात की जानकारी रही होगी। आपके कहने का मतलब है कि सोनिये ने अपने पेट पर देवी का सिंबल बनाया है। लैंगडन को मानना पड़ा कि ये बात वाकई अजीब थी। उसने कहा, अगर इसकी बहुत ही खास किस्म की व्याख्या पर ध्यान दिया जाए तो पंचकोण वीनस का प्रतीक भी माना जाता है, नारी के सौंदर्य और प्रेम की देवी का प्रतीक। प्राचीन काल का धर्म प्रकृति के नियमों पर आधारित था। वीनस देवी और वीनस ग्रह को एक ही माना जाता था। रात के आकाश में इस देवी का एक अपना निश्चित स्थान था और इसे अनेक नामों से जाना जाता था, जैसे वीनस, पूर्वी तारा, इश्तार, अस्तार्ते। ये सारे कॉन्सेप्ट प्रकृति और धरती माता से जुड़े हुए थे। लैंगडन ने पंचकोण की सबसे ज्यादा चकित करने वाली उस खासियत के बारे में बात ना ही करना बेहतर समझा जो वीनस के साथ उसके रिश्ते के उद्गम से ताल्लुक रखती थी। जब लैंगडन एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हुआ करता था तब वो ये जानकर हैरान रह गया था कि शुक्र ग्रह हर 8 साल में पूरी तरह से पंचकोणीय रास्ते पर चलता हुआ सोलर सिस्टम में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। प्राचीन युग के लोग इस बात से इस कदर चमत्कृत हुए थे कि शुक्र और उसका पंचकोण उनके लिए पूर्णता, सुंदरता और प्रेम के गुणों का प्रतीक बन गया था। शुक्र की इसी जादुई शक्ति के लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यूनानियों ने इसके इस 8 साल के चक्र का इस्तेमाल ओलंपिक खेलों के लिए किया था। आज बहुत कम लोग ये बात जानते थे कि आधुनिक युग के ओलंपिक्स का 4 साल का कार्यक्रम अभी भी शुक्र के आधे चक्र का पालन करते हुए आयोजित किया जाता है। ये बात तो और भी कम लोग जानते हैं कि ये पंचकोणीय सितारा ओलंपिक का ऑफिशियल सिंबल बनते बनते रह गया था। आखिरी समय पर उसमें फेरबदल कर दिया गया था और 5 कोणों की जगह एक दूसरे को काटते हुए 5 छल्लों को अपना लिया गया था। तभी अचानक फैश ने कहा, मिस्टर लैंगडन, ये बात भी तो जाहिर है कि पंचकोण का ताल्लुक शैतान से भी है। आपकी अमेरिकी हॉरर फिल्में इस बात को साफ साफ दिखाया करती हैं। लैंगडन के माथे पर बल पड़ गए। फैश की बात सही थी। पंचकोणीय सितारा अब शैतानी सीरियल किलर फिल्मों की करीब करीब रीढ़ की हड्डी बन चुका था। लैंगडन जब भी उस सिंबल को ऐसे रूप में देखता था तो उसे बहुत खींच होती थी। उसने कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ आप फिल्मों में देखते हैं उसके बावजूद पंचकोण की ये शैतानी व्याख्या ऐतिहासिक नजर से बिल्कुल गलत है। इसका जो ओरिजिनल अर्थ है पवित्र नारीत्व का, वही सही है, लेकिन पिछले 1000 सालों के दौरान इस अर्थ को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया है। इस बात का क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आया, फैश ने कहा। लैंगडन ने कहना शुरू किया, चर्च वैसे तो सिंबल बहुत लचीले होते हैं, लेकिन पंचकोण में बदलाव रोमन कैथोलिक चर्च ने शुरू किया था। पेगन धर्मों को जड़ से उखाड़ फेंकने और बड़े पैमाने पर लोगों को ईसाई बनाने की वेटिकन की मुहिम के तहत चर्च ने सभी पेगन देवी देवताओं के खिलाफ एक घिनौना अभियान छेड़ा और उनके पवित्र प्रतीकों को नए सिरे से अशुभ रूपों में पेश किया। जब किसी देश में बड़ी राजनीतिक हलचलें होती हैं तो उस दौर में ऐसी चीजें अक्सर हुआ करती हैं। नई उभरती शक्तियां जो मौजूदा प्रतीक होते हैं उन्हें हथियाकर
उनके अर्थ को मिटाने की कोशिश में उन्हें धीरे धीरे विकृत करती जाती हैं। पेगन सिंबलों और ईसाई सिंबलों की इस लड़ाई में पेगन लोग हार गए। यूनानी देवता पोसाइडन का त्रिशूल शैतान का कटीला पंजा बन गया। बुद्धिमान क्रोन की नोकदार टोपी चुड़ैल का प्रतीक बन गई और शुक्र का पंचकोण शैतान का प्रतीक बन गया। दुर्भाग्य से अमेरिका की फौज ने भी पंचकोण को विकृत किया है। अब ये हमारा युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक है। हम इसे अपने सारे लड़ाकू विमानों पर बनाते हैं और अपने सारे ऑफिसर्स के कंधों पर लटकाते हैं। और शरीर को इस तरह से लिटाने के ढंग के बारे में आपका क्या कहना है? फैश ने पूछा। लैंगडन ने कंधे उचका दिए। ये मुद्रा भी पंचकोण और पवित्र नारीत्व के अर्थ की ही पुष्टि करती है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, फैश ने कहा। किसी प्रतीक को दोहराना उसके अर्थ को और मजबूत करने का सबसे आसान तरीका होता है। सोनिए ने खुद को पंचकोणीय सितारे की शक्ल में लिटाया हुआ है। आपका एनालिसिस काफी इंटरेस्टिंग है, फैश ने कहा। और उन्होंने अपने कपड़े क्यों हटाए होंगे? लैंगडन ने कंधे उचका दिए। इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और अपने ही खून का स्याही के रूप में इस्तेमाल, उसकी क्या वजह हो सकती है? जाहिर सी बात है कि उनके पास लिखने का कोई और साधन नहीं था, लैंगडन ने कहा। फैश कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, दरअसल मुझे लगता है कि उन्होंने खून का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि पुलिस कुछ खास तरह की फॉरेंसिक प्रोसेस को अपनाए। माफ कीजिएगा, मैं आपका मतलब नहीं समझा, लैंगडन ने कहा। जरा उनके बाएं हाथ को देखिए। लैंगडन ने लाश के नजदीक जाकर देखा और पाया कि क्यूरेटर के बाएं हाथ में ऊन की नोक वाला एक बड़ा सा मार्कर था। जब हमने सोनिया को देखा था तब भी ये उनके हाथ में ही था, फैश ने कहा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया है। क्या आपको पता है कि ये क्या है? ये बात लैंगडन अच्छी तरह से जानता था। वो एक ब्लैक लाइट पेन था। ब्लैक लाइट पेन या वाटरमार्क पेन ऊन की नोक वाला एक खास तरह का पेन हुआ करता था, जिसको चीजों पर अदृश्य निशान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस पेन में अल्कोहल बेस्ड एक ऐसी ना मिटाई जा सकने वाली चमकीली स्याही का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे केवल अल्ट्रावायलेट रोशनी में ही देखा जा सकता था। म्यूजियमों की देखरेख करने वाले कर्मचारियों के पास ऐसे पेन होना एक आम बात थी, फैश ने उसे बताया। जैसा कि आप जानते होंगे, पुलिस आपराधिक वारदातों की जगह पर खून के निशानों या दूसरे सबूतों की तलाश के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करती है। इसीलिए आप हमारी हैरानी की कल्पना कर सकते हैं जब हमें यहाँ ये दिखाई दिया। इतना कहकर उसने वहां की लाइट बंद कर दी और अपनी पोर्टेबल अल्ट्रावायलेट लाइट को ऑन कर दिया। उस लाइट के ऑन होते ही लैंगडन को फर्श पर जो नजर आया उसे देखकर वो हड़बड़ाकर एक कदम पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चमकीली लिखावट में लिखे गए क्यूरेटर के आखिरी शब्द उसके शव की बगल में उस अल्ट्रावायलेट रोशनी में चमक रहे थे। लैंगडन ने एक बार फिर से उस संदेश को पढ़ा और सिर उठाकर फैश की ओर देखा। इसका क्या मतलब है? फैश की आंखें चमक उठी। यही तो वो सवाल है मिस्टर, जिसका जवाब देने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। वो जगह यहाँ से बहुत दूर नहीं थी जहाँ सोनिया के ऑफिस के अंदर लेफ्टिनेंट कोल लूव्र में वापस लौट आया था और सोनिया की विशाल मेज पर एक ऑडियो सेटअप के बोर्ड पर झुका हुआ था। वैसे तो वो आराम से अपना काम कर रहा था, लेकिन मध्य युग के उस नाइट का वो रोबोट टाइप का पुतला उसे अपनी ओर ही घूरता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपना हेडफोन ठीक से लगाया और हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग सिस्टम के इनपुट लेवल को चेक किया। सारे सिस्टम ठीक काम कर रहे थे। माइक्रोफोन एकदम ठीक थे और आवाज एकदम साफ ढंग से आ रही थी। ये सच्चाई का पल है, उसने सोचा। मुस्कुराते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ग्रैंड गैलरी में चल रही उस बाकी बातचीत का आनंद लेने लगा, जो अब उसके रिकॉर्डिंग सिस्टम में टेप हो रही थी।